सो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो हमारा चैप्टर हेरिडिटी तो हमने देखा था, इवोल्यूशन में जो पेंडिंग है वो क्या है, बहुत ही इजी है इवोल्यूशन। चलो देखते हैं जो भी बाकी है वो, पहले तो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, दैट इज स्पेशिएशन। तो ये जो स्पेशिएशन है, व्हाट इज दैट? सो दैट इज द फिनोमेनन ऑफ ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन ड्यू टू द, पहले तो यहां तक का समझो, प्री एग्जिस्टिंग वन मतलब कि कोई एक नए कैरेक्टर का बॉर्न होना। वो बॉर्न कहां से हुआ? जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग है उसी में से। जैसे कि बंदर है, उसी में से एक नया बंदर आ गया। ओके, तो प्री एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी है उसमें से। ऐसा नहीं है, कई कई बार ऐसा भी होगा, हम चैप्टर में अभी आगे देखेंगे कि कैसा कि पर्टिकुलर टाइप, जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंसेक्ट्स रेड कलर के हैं, जैसे तुम्हारे फोटोग्राफ दिए हुए हैं सारे। सो क्या है कि सपोज सारे रेड कलर के हैं, तो रेड कलर के एक दूसरे के साथ मतलब वो लोग जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे, एनवायरमेंटल सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि रेड से कई कई बार ग्रीन कलर के भी हो जाते हैं वो लोग। सो एनवायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वो चेंज होगा और उसके लिए ये चेंज आया। तो मतलब ग्रीन आए, लेकिन क्या ग्रीन वाला कोई था पहले? नहीं, ग्रीन वाला तो कोई नहीं था, रेड वाले थे। ओके, तो जो थे प्री एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है। ओके, ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पेशिएशन। मतलब कि जो उनकी जो सिस्टम है, मतलब वो लोग जो है वो पूरी की पूरी जनरेशन, उनमें जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो रही है, आइसोलेशन, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज कॉल्ड स्पेशिएशन। मतलब कि आइसोलेट हो गया है। जैसे कि ऐसा समझो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ से शीप एंड गोट्स, वो लोग यहाँ रहते थे। ऐसा समझो कि एक माउंटेन है, सपोज ये माउंटेन पे शीप्स एंड गोट्स सारे रहते हैं। अब ये लोग शीप्स और गोट सारे रहते हैं और अचानक से क्या हुआ कि एनवायरमेंटल कंडीशन, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुआ और कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक आया, कुछ भी हुआ, तो ये सपोज टूट गया। मतलब ये जो माउंटेन है वो ऐसे दो छोटे छोटे माउंटेन में डिवाइड हो गया। ये एक बड़ा था, टूट के वो क्या हो गया, दो छोटे माउंटेन में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर जो सारे शीप्स एंड गोट्स थे वो भी डिवाइड हो गए। यहाँ पे थोड़े शीप्स एंड गोट्स आ गए, यहाँ पर भी थोड़े शीप्स एंड गोट्स आ गए। ओके, अब हुआ क्या कि ये तो नॉर्मल कंडीशन अब तक जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन ये लोग के साइड में, वो लोग के साइड में बीच में से सपोज रिवर बहने लगी और रिवर की वो साइड में ठंड ज्यादा पड़ती थी, तो उनकी एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी डिफरेंट हो गई और इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट हो गई। अब वहां पे रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होगी तो जो नई जनरेशन आएगी, जो ऑफस्प्रिंग आएगी, उसमें भी वो चेंज देखने को मिलेगा। तो ये बोला है ना कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब एक जगह पे बंद हो जाना। जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्रुप है, सपोज ये 100 जो शीप्स एंड गोट्स थे वो एक जगह पे आइसोलेट हो गए, बंद हो गए। वो जैसे कोविड में नहीं बोलते थे कि आइसोलेशन में है, आइसोलेट किया हुआ है, मतलब कि एक रूम में पड़े रहना है, बाहर कहीं जाना नहीं है। तो ये लोग ये एरिया में आइसोलेट हो गए। तो वैसे जो होगा उसको क्या बोलेंगे? स्पेशिएशन बोलेंगे। स्पेशिएशन इज कॉज्ड ड्यू टू द जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये क्यों होता है? तो ये सारे रीजन है। क्या? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब कि जो जीन्स है उसमें चेंज आ जाना। ड्रिफ्ट मतलब क्या? चेंज। तो जो जीन्स है उसमें चेंज आ जाना, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। देन नेचुरल सिलेक्शन, जैसे कि अभी हमने ये माउंटेन का एग्जांपल देखा, तो ये क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था, नेचुरली हुआ, किसी ने कुछ किया नहीं उसमें, नेचुरली हुआ है। ओके, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो देखो ये नेचुरल भी था एज वेल एज जियोग्राफिकल भी था। जियोग्राफिकली हुआ है कि वो माउंटेन अलग हो गया वो माउंटेन से, सो ये लोग आइसोलेशन में आ गए। सो जियोग्राफिकली वो लोग आइसोलेशन में आ गए। ओके, समझ में आया? तो ये, हाँ, तो ये सारे हैं क्या हमारे स्पेशिएशंस। देन जीन फ्लो की बात करते हैं। जीन फ्लो, सो जीन फ्लो में क्या है? देखो, द ट्रांसफर ऑफ जीन्स और एलीज बिटवीन द इनब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इज कॉल्ड जीन फ्लो। ओके, मतलब कि ये जो जीन है, मतलब हमारे अंदर जो जीन्स है, जो डीएनए है, वो हमारे अंदर से हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे, हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर से उनकी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएंगे। तो पर्टिकुलरली ये जहां प्रोसेस होता रहता है, ये जीन का फ्लो हो रहा है ना, तुम्हारा डीएनए का फ्लो हो रहा है। मतलब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में से पेरेंट्स में आया, पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स
हमारे अंदर आ गई, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे चाइल्ड के अंदर चली जाएगी, तो ये फ्लो हो रहा है। ओके, सो उसी को बोलते हैं जीन फ्लो। सर हाँ, ये जो स्पेशिएशन में था पॉज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट और वो सब, तो नेचुरल सिलेक्शन और जियोग्राफिकल आइसोलेशन एक ही होगा ना? एक ही होगा, यस। हाँ। मतलब तो नेचुरल सिलेक्शन एंड जियोग्राफिकल, मतलब जैसे हमने अभी देखा था माउंटेन वाला एग्जांपल, तो वो जियोग्राफिकल था। ओके, नेचुरल भी था, हमने तो पहाड़ को नहीं तोड़ा है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमने पहाड़ को तोड़ दिया और बीच में से रोड बना दिया, पहाड़ को तोड़ा बीच में से रोड बना दिया, हाँ, तो अब वो नेचुरल नहीं होगा, लेकिन जियोग्राफिकल होगा। वो जियोग्राफिकल होता है क्योंकि जियोग्राफिकल ये लोग अलग हो गए, ये लोग अलग हो गए, जियोग्राफिकली अलग हो गए, आइसोलेशन में हो गए, लेकिन नेचुरली नहीं, वो आर्टिफिशियल। ओके, तो दोनों भी हो सकता है और एक एक अलग अलग सेपरेट भी हो सकता है। देन नेक्स्ट हमें ये देखना है, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स एंड फॉसिल्स। ये पूछा जाता है तुमने। ओके, तो अच्छे से याद रखना। सबसे पहले क्या है होमोलोगस ऑर्गन्स, उसमें क्या है स्ट्रक्चरली सिमिलर बट मे बी डिफरेंट फंक्शनली। ओके, मतलब जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर ओके, लेकिन फंक्शन उनका क्या है, अलग है, डिफरेंट है। जैसे कि 4 लिम्स ऑफ वॉल लिजर्ड, चिपकली जो होती है उनकी जो 4 लिम्स होती है वो, एंड 4 लिम्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें तुम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हो। तो इसमें जैसे कि लिजर्ड का एग्जांपल लिख सकते हैं, ह्यूमन का एग्जांपल लिख सकते हैं, देन बर्ड का एग्जांपल लिख सकते हैं, देन बर्ड भी आएगा, उनको बताता हूँ, बर्ड का आएगा, देन फ्रॉग का आ सकता है। ओके, सो ये सब में, ओके, ये सब में 4 लिम्स तो होती ही है। स्ट्रक्चर अगर तुम देखोगे, अगर गूगल पे भी देखोगे एंड ऑल, सो स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ये सेम ही है। अंदर कहाँ जो हमारी हड्डियां होती है ना, स्कल्पचर बोलते हैं हम, सो वो सेम जैसा ही है। ओके, देख दिया हुआ है ना इसमें, हाँ देखो, सो ये कैसे है, सेम जैसा ही लग रहा है चारों। किसका है, देखो ये फ्रॉग का दिया हुआ है, देन यहाँ पे लिजर्ड का है, देन विंग ऑफ अ बर्ड है एंड हैंड ऑफ अ ह्यूमन है। दिखने में उनका स्ट्रक्चरल सबका सेम जैसा लग रहा है, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं गिनेंगे, बट हाँ एक पहला स्ट्रेट है, फिर थोड़े उंगलियों वाला पार्ट है, सो वो स्ट्रक्चर हमें दिखता है। ओके, सो वो स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन फंक्शनली सबका काम अलग अलग है। भाई मेंढक है तो वो जंप करने के लिए 4 लिम्स का यूज करेगा, और फिर जब जंप करके नीचे गिरेगा तो शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे भी, अगर वो नहीं रखे ऐसे ही गिरे तो छिल जाएगी उसकी बॉडी तो जंप तो कर लिया और फिर ऐसे शॉक एब्जॉर्बर नहीं है, ऐसे ही गिरा तो बॉडी छिल जाएगी। तो शॉक एब्जॉर्बर पहले हाथ से, हम नहीं ऐसे कूदते हैं तो कैसे, ऐसे जंप किया फिर ऐसे करके ऐसे पाँव को मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें शॉक ना लगे। तुम कहीं पे से जंप करो, पाँव को बिना मोड़े जंप करना है, ऐसे करके ऐसे कूद जाना, इतना दर्द होगा पाँव में। यू कैन ट्राई इट। ओके, ट्राई करना, ऐसे पैर को मोड़ना ही मत। कहीं से जंप किया, थोड़ा ही जंप, ओके, लेकिन घुटने को मोड़ना नहीं है, सीधे ही रखना है। इतना खतरनाक वाला पेन होगा। अभी मत ट्राई करना, बोर्ड के एग्जाम के बाद, बोर्ड के एग्जाम के बाद, मतलब बोर्ड के एग्जाम के बाद तोड़ना मत तुम एक्सपीरियंस करना। ओके, तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। अभी एक्सपीरियंस करने गए और टूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तोड़ेंगे क्यों भाई, हम क्यों जानेंगे कि तोड़ेंगे, तो एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। सो उसके लिए फ्रॉग उसके लिए यूज करता है। लिजर्ड भाई ऐसे चिपका के ऊपर चढ़ने के लिए, घूमने के लिए यूज करती है। ह्यूमन तो भाई हम तो कुछ पकड़ने के लिए कि भाई ऐसे करके पकड़ लिया, ये पकड़ा, ये हाथ पकड़ लिया, तो हम थोड़ी ऐसे जंप करने के लिए या फिर ऐसे चिपकली जैसे यूज करते हैं। बर्ड तो भाई उड़ने के लिए काम करते हैं। सबके लिए फंक्शंस डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सेम है, तो उनको क्या बोलेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स। देन आते हैं एनालोगस ऑर्गन्स। तो बेसिकली different in structures and appear similar in their look and also in the function। मतलब कि उनका फंक्शन सेम जैसा होता है। ओके, देखो स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है लेकिन फंक्शन सेम होगा। ओके, जैसे कि विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड विंग्स ऑफ बैट्स। ओके, तो विंग ऑफ अ बर्ड और बैट्स दोनों डिफरेंट होते हैं। देखो इसमें ये हुआ है, हाँ ये रहा, देखो सो विंग्स ऑफ अ बर्ड तुम्हारी बुक में भी है ही ना, तो विंग ऑफ अ बर्ड एंड बैट। तो भाई ये जो बैट है उसकी जो फिंगर्स है, ओके, वो
सारी की सारी उड़ने के लिए या फिर ऐसे पंख फैलाने के लिए यूज नहीं होती है, ओके। लेकिन जो बर्ड है उसकी सारी फिंगर्स में से ऐसे फेदर्स निकलते हैं और सबकी वजह से वो उड़ सकती है। तो स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो गया, क्योंकि वहां पे सपोज एक सिंगल उसकी फिंगर है और उसमें से पंख बनी हुई है, और बर्ड के केस में 5 फिंगर है और उसमें से विंग बनी हुई है। लेकिन फंक्शन दोनों सेम करते हैं, दोनों ही उड़ते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। सो एनालोगस में फंक्शन सेम हो जाएंगे, होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम होंगे, वैसे याद रखो। एंड देन fossils, organs preserved in the earth crust and obtained therefrom as samples or say impressions। मतलब कि बर्ड एनिमल्स के ऐसे ऑर्गन्स, ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है अभी, यहाँ पे सिर्फ समझो और ध्यान दो। बुक में से ही है, तुम्हें इसमें से भी मिल जाएगा कंटेंट, वीडियो में भी है, तुम बाद में भी लिख सकते हो। अभी ध्यान दो समझने में, ओके। डाउट आया तो पूछो या ध्यान दो, ऐसे लिखने में और उसमें ध्यान होगा तो यहाँ कब ध्यान दोगे। वीडियो है ही, उसको देख लेना, बुक है, ये है, सब कुछ है तुम्हारे पास, डाइजेस्ट बुक, वीडियो, सब कुछ तो है, ओके। सो क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ एनी ओकेशंस, और पहले कोई भी रीजंस की वजह से, इवेंट की वजह से, वो सब क्या हो गया, फॉसाइल और वो सब, मतलब कोई भी है ना, अंदर अर्थ क्रस्ट में अंदर चले गए। अब अंदर तो चले गए लेकिन डिग्रेड नहीं हुए। डिग्रेड हो गए वो तो अलग बात है भाई, वो तो गए सब। डिग्रेड कब होंगे, जब उनको इनफ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर मिल जाएगा, सो वो डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन डिग्रेड कब नहीं होंगे कि डिग्रेड होने से पहले ही वो कहीं से रॉक में चिपक गए एंड ऑल। जैसे कि शेल है, शेल, वो जो शेल बोल रहा हूँ, शेल मतलब किसका शेल, स्नेल का शेल। स्नेल जो होता है ना, स्नेल, शंख को देखा है कभी चलता हुआ। सो वो जो है वो बहुत बड़ा हो जाए, और अगर वो कोई पत्थर पे है और उसकी डेथ हो जाए, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन वहां पे मॉइस्चर ना मिले या फिर वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, और वो पूरा डिग्रेड ना हो पाए उसकी बॉडी, और वो जो रॉक पे है वही रॉक पे वो इम्प्रिंट हो जाता है, और फिर उस पे धूल, मिट्टी, पानी वानी बाद में सब लग जाएगा, तो वो वैसे का वैसे ही। अब जब तुम उसकी खुदाई करोगे तो तुम्हें रॉक मिलेगा, और रॉक तुम लगेगा कि ये तो किसी ने स्नेल की पेंटिंग किया हुआ रॉक है। पेंटिंग नहीं, वो स्नेल की ही बॉडी है जो डिग्रेड नहीं हुई थी, वो स्नेल की ही बॉडी है जो डिग्रेड नहीं हुई थी। तो जो प्रॉपर एनवायरमेंट कंडीशन की वजह से डिग्रेड ना हो, वैसा जो हमें मिलेगा, दैट इज दी फॉसिल्स। ह्यूमन में भी होता है, ह्यूमन में भी होता है, बट फिर अगर जैसे हम तो क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली जला देंगे, तो खत्म, पिक्चर खत्म, और से दफना दिया, बरी किया, तो उसमें भी बचने के चांसेस कम है, बहुत कम है। पर दफनाना तो फिर नीचे ही जाना हुआ ना फिर। हाँ, लेकिन वो भी डिग्रेड ही हुआ। डिग्रेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, अर्थ क्रस्ट में तो लिखा है, लेकिन नो डिग्रेडेशन आ गया। हाँ, तो वो नहीं हुई तो डिग्रेड नहीं हुई बॉडी, तो कहलाएगा डिग्रेड नहीं हुई तो कहलाएगा, लेकिन डिग्रेड नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब सपोज तुमने कोई प्लास्टिक के बोतल में किसी को खोपड़ी उंगली काट के रख दी हमने, ओके, फिर वो डिग्रेड होने के चांसेस कम है, ओके। लेकिन जो हम बरी करते हैं डेथ के बाद, उसमें तो डिग्रेड हो जाए, इसीलिए तो बरी करते हैं भाई। वी डोंट वांट कि हमारे जो भी पर्सन है उनकी बॉडी ही है, अब तो सिर्फ सोल तो नहीं है अंदर, तो अब वो कुछ कर तो सकते नहीं है, तो बॉडी डिग्रेड हो जाए वही अच्छी है, ओके, वही अच्छा है। चलो, सो इवोल्यूशन कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ द लिविंग स्पीसीज एंड फॉसिल। जैसे कि ये नहीं बता रहा हूँ, ये याद आया इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि नर्मदा रिवर, ये एक मार्क में शायद पूछा जा सकता है तुम्हें। नर्मदा रिवर की वैली में से एमपी में, नर्मदा रिवर की वैली में से एमपी में डायनासोर्स के स्कल्प मिले थे, ओके। हाँ, तो मैंने बोला ना ये पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन है, ओके। सो पूरा का पूरा डायनासोर का नर्मदा की वैली में से ऐसे मिला था, ओके। दैट मीन्स कि वो डिग्रेड नहीं हो पाया, ओके। तो ये एग्जांपल में दिए वो क्या है? वो भी वैसे ही है, ओके। एमोनोटाइट्स एंड ट्रिलोबाइट्स, तो वो पर्टिकुलरली फॉसाइल है जो ऐसे हमें मिल जाते हैं, उसमें स्नेल और वो जो मिलते हैं उसको भी यही बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में ये बोलते हैं, ओके। So evolution can be studied with the help of living species and fossils
तो दोनों होने चाहिए, लिविंग स्पीसीज भी होने चाहिए और फोसाइल्स भी होने चाहिए, तो ही हम इवोल्यूशन को स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं ह्यूमन हूं और से दूसरा लिविंग क्रिएचर सपोज चिंपांजी है, मंकी है, सो वी कैन, दोनों लिविंग है या फिर कोई डेड भी है, तो वी कैन इमेजिन एंड वी कैन गो इन फर्दर स्टडी दैट हाँ आंखें इसके जैसी है, वो बैठने का स्टाइल भी वैसा है, उसकी भी पूंछ है, इसकी भी पूंछ है, जैसे कि अलग अलग टाइप के नहीं होते एनिमल्स, से फॉक्स है और डॉग है, तो शेप तो तुम्हें दूर से तो सेम जैसा ही लगेगा कि डॉग आ रहा है और फॉक्स आ रहा है, पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो दैट मीन्स कि वो एक ही टाइप के पेरेंट स्पीसीज में से फिर डिफर हुए हैं थोड़े थोड़े। ओके, so evolutionary relationships are traced in the classification of organisms. Organs or features may be adapted to new functions during course of evolution. Feathers have been initially evolved for warmth and later adapted for flight. ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले डायनासोर की विंग्स थी, बर्ड्स की विंग्स नहीं थी। सबसे पहले बर्ड भी नहीं थे, सबसे पहले डायनासोर थे। ओके, तो डायनासोर जो थे, रेप्टाइल्स के बाद जो डायनासोर हुए यहाँ जो घूमते थे एंड ऑल, तो उनके पास विंग्स थी, लेकिन वो विंग्स किसके लिए थी? वॉर्म्स के लिए थी, ठंड ना लगे इसके लिए। सपोज ये है बहुत ज्यादा बड़ी विंग्स है, तो ऐसे करके ही रहते हैं हमेशा। ओके, तो क्या कि ये जो पूरी बॉडी है उसको वार्मथ मिले, फिर इवोल्यूशन होते होते वो उड़ने लगे, फ्लाइट करने लगे, एंड उसके बाद फिर बर्ड फ्लाई करने लगे, जिसमें वो उनको भी दोनों मिल जाता है, वार्म भी मिल जाता है, वार्मथ भी मिल जाता है और फ्लाइंग की भी कैपेसिटी आ जाती है। देन इवोल्यूशन थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन, तो आर्टिफिशियल सिलेक्ट करे उसमें भी इवोल्यूशन आ जाता है। दैट इज दी क्या है कि फार्मर्स हैव ऑब्टेन्ड न्यूअर वेराइटीज ऑफ कैबेज फ्रॉम द वाइल्ड वेराइटी ऑफ कैबेज। जैसे कि आर्टिफिशियली हमने कुछ चेंज किए और बहुत सारे चेंज आए, जैसे पर्टिकुलरली ये तुम्हारे बुक में से ही है एग्जांपल कि कैबेज का एग्जांपल। जो सबसे पहले कैबेज जो था वो एकदम जंगली कैबेज, हाँ जो कैबेज था वो कौन सा था? जंगली टाइप कैबेज था। तो वो जो जंगली कैबेज है उससे मतलब 6, 7, 8 कैटेगरीज वाला आर्टिफिशियली चेंज करके ले आए। ओके, कॉलीफ्लावर ले आए, ब्रोकोली ले आए, फ्लावर ले आए, रेड कैबेज ले आए, ग्रीन कैबेज ले आए, इतनी सारी टाइप्स ले आए आर्टिफिशियली, थोड़ा बहुत चेंज करके। कैले, हाँ वो भी वन टाइप है। हाँ, सारे की सारी टाइप है कैबेज की, सारी की सारी। और ना वो कैबेज, वो इसीलिए तो वाइल्ड तो हम खा नहीं सकते, ये फार्मर्स ने आर्टिफिशियली चेंज कर करके यहाँ तक हम जो खा रहे हैं वहां तक आए। जैसे कि हम वो ब्रोकोली कई जगह पे तुम होटल में खाओ तो ब्रोकोली मिलती है, बट वो भी कैसी जो खा सके वो अलग होती है और जंगली अलग होती है। जैसे मशरूम होते हैं तो सारे मशरूम नहीं खा सकते हम। ओके, वो खा सकने वाली कैटेगरी अलग होती है एंड जो जंगली होती है वो अलग होती है। वो खा लिया दैट इज पॉइजनस, कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा से फूड इन्फेक्शन हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा डेथ भी हो सकती है। ओके ओके, तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन से होगा, दैट इज वाइल्ड वेराइटी ऑफ कैबेज बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, ओके, कोलराबी एंड केले। બધા જ કેબેજના ટાઈપ છે, તમારા ફોટોગ્રાફ આપેલા છે ત્યાં બધા જ। ઓકે, બધા જ કેબેજના ટાઈપ છે। એમાં मीन्स हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं। सपोज इसको 40 डिग्री टेम्परेचर दिया तो ऐसा हो रहा है, चलो इसको 30 डिग्री टेम्परेचर देते हैं तो कैसा होता है। इसको ज्यादा पानी दिया तो ऐसा हो रहा है, चलो एक बार अब हार्वेस्टिंग, अब नया जो हम एग्रीकल्चर क्रॉपिंग करेंगे, सीजन आएगा तब हम उसको पानी सपोज कम देंगे। ये सॉइल में, एरिड सॉइल में ऐसा हो रहा है, एल्यूवियल सॉइल में ऐसा हो रहा है, रेड एंड येलो सॉइल में ऐसा हो रहा है। हमने आर्टिफिशियली सारे चेंज करके सारी जनरेशन लेके आए हैं। समझ में आया? ओके, हाँ, आता है सब कुछ एक ही जनरेशन में से। ओके, फिर इवोल्यूशन, ये वाइल्ड कैबेज का जो इवोल्यूशन है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अलग अलग तरीके से आते हैं, तो कैसे? मतलब उसमें से मैंने क्वेश्चन पीछे आगे लिए हुए ही है। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वेराइटी करने से क्या होता है। ओके, तो वो हम लेंगे आगे। ह्यूमन इवोल्यूशन की भी स्टडी है, दैट इज स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंडिकेट्स दैट ऑल ऑफ अस बिलोंग टू अ सिंगल स्पीसीज होमो सैपियंस। तो ह्यूमंस का भी है
कि भाई हम भी जो है वो एक ही मतलब पीछे जाए लाखों करोड़ों साल पीछे चले जाए हम, तो एक ही जनरेशन से हम आए हुए हैं, जिनको बोला जाता है क्या, होमो सैपियंस। तो ये माना जाता है कि सबसे पहले, ये के हिसाब से माना जाता है कि सबसे पहले ये जो होमो सेपियंस थे वो कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में। ओके, फिर साउथ अफ्रीका से वो लोग ऐसे ऊपर आए, ऊपर आने के बाद एशिया में आए, एशिया में, साउथ एशिया में, ईस्ट एशिया में गए, फिर जाके इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान वो साइड गए, और फिर वहां से वापस पूरा अमेरिका तक गए। अमेरिका ये साइड है अगर तुम साउथ अफ्रीका को देखोगे, लेकिन वो अर्थ तो गोल है। ओके, तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सब कुछ आ गया, और उसके बाद आगे गए तो अमेरिका तक गए। ओके, तो ये पूरी जर्नी है। मतलब अफ्रीका, वर्ल्ड मैप देखें तो अफ्रीका से स्टार्ट किया, एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, और नीचे गए ऑस्ट्रेलिया, एंड देन अब वर्ल्ड मैप तुम्हें पता होगा तो ही मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम कनेक्ट कर पाओगे। ओके, सो वैसे होमो सेपियंस ने ट्रैवल किया था ईयर बाय ईयर, और ईयर बाय ईयर तो नहीं बोलेंगे, डिकेड बाय डिकेड और सेंचुरीज बाय सेंचुरीज। ओके, आवर जेनेटिक फुटप्रिंट्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आवर अफ्रीकन रूट्स। तो हमारे भी जेनेटिक जो ट्रेसेस है वो अफ्रीकन रूट्स तक हम ले जा सकते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया वहां से लिया गया है। ओके, ये देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन लिए हुए ही है। ओके, सो देखो, what are the different ways in which individuals with a particular trait may increase in a population? तो natural selection and say genetical drift. Okay, so a particular trait may increase in a population, मतलब population में जैसे तुम्हारी बुक में एग्जांपल दिए हुए हैं वो इंसेक्ट्स के जो रेड कलर के थे, फिर चेंज की वजह से ग्रीन कलर के हुए, फिर ये पढ़ना है, एनसीईआरटी एक बार पढ़ना है, ये तो करवा रहा हूँ लेकिन पढ़ना है। फिर एक हाथी आया, फिर हाथी ने आके फिर रेड कलर के सारे, ग्रीन कलर के सब कुछ सारे वापस मार दिए, फिर रेड बाकी रह गए। अब रेड को कौवे खा रहे हैं, तो कौवे खा रहे हैं, तो अब ग्रीन है तो कौवे नहीं खा रहे, क्यों? क्योंकि उनको दिखते ही नहीं है, ग्रीन में ग्रीन दिखते। पढ़ा है तुमने? अंदर पढ़ा? तो वो बेसिक पढ़ना है, ये तो क्वेश्चन आंसर और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम वो देख रहे हैं, लेकिन ये स्टोरी लाइन है। अब तुम्हें स्टोरी आंसर में तुम्हें ये सब नहीं लिखना है। ओके, ये समझने के लिए है। तो वो सब इवोल्यूशन बताया गया है। फिर एक बार फिर से रेड में से ब्लू कलर भी आया था। ओके, देन ब्लू कलर रह गए, फिर ब्लू कलर, रेड कलर के सब कौवे खा गए, फिर ब्लू कलर रहे तो ब्लू कलर की पॉपुलेशन बढ़ गई, लाइक दैट। ओके, वो एग्जांपल दिए हुए हैं। सो दो वेज है, नेचुरल सिलेक्शन, डायरेक्टिंग इवोल्यूशन विद द सर्वाइवल एडवांटेज। मतलब नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, जिंदा कैसे रहे उसके हिसाब से चेंज होगा, जो जिंदा रहने वाला होगा उसके हिसाब से चेंज होगा। जैसे कि वहां देखो तुम्हारे बुक में जो एग्जांपल है तो रेड कलर के वो थे इंसेक्ट्स, अब वो ग्रीन कलर के हो गए। अब उनको किसने बोला कि भाई ये ग्रीन एरियाज हैं, हम ग्रीन कलर के हो जाएंगे तो कौवे हमें नहीं देख पाएंगे, तो चलो ग्रीन कलर के होते हैं। उनको किसी ने बताया? नहीं, उनको किसी ने नहीं बताया। उनको पता भी नहीं कि हम जिस पे बैठे हुए वो ग्रीन कलर का है। उनको ये भी नहीं पता कि ग्रीन कलर के होंगे तो ये बर्ड जो हमारे लोगों को खा जा रहा है वो नहीं खाया। उनके पास थोड़ी दिमाग है। ओके, बट नेचुरल, देखो ये ब्यूटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचुरली एडजस्टमेंट ऐसा होता है कि भाई धीरे धीरे करके, अभी वो ग्रीन कलर के हो गए, अब उनको दिखेंगे ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अब वो लोग ग्रो करेंगे, फिर ऐसा भी हो सकता है कि इतने ग्रो हो गए कि अब वो झाड़ पे पत्तियों में से डायरेक्ट ट्री पे चले गए और कहीं पे वो क्रो आने ऐसे बैठने गया और उसको ही काट लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो नेचर अपने एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब अभी देखो यहाँ पर हम कहाँ बोलेंगे कि ये ज्यादा पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है। ओके, लेकिन नेचर किसी के साथ इनजस्टिस होने नहीं देता। दिखेगा हमें कि भाई ये इनको खा गया, ये वो, तो ये तो रूल है भाई नेचर का। पहले जब फ्लड आता है तो मतलब जैसे कि कहीं पे फिश लेके आ गए, तुम फिश लेके आए और कहीं पे कोई खा रहा है फिश, तो जो बाकी बच गया, जो नहीं खाते हैं, वो जो बाकी बच गया उसको चींटियां खा लेगी, सारी चींटियां खा लेगी। और फिर अगर फ्लड आ गया तो सारी चींटी वीटी सब कुछ पानी में बह के ओशन रिवर में चला गया, और फिर वही वापस कोई फिश वापस वो चींटियों को खाएगी। ओके, तो वो तो सर्कल चलता ही रहता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। वहां पे हमें दिखेगा कि यार ये बुरा हुआ इसके साथ, ये गलत हुआ, बट पिक्चर हमारे माइंड में बहुत छोटी सी होती है, एट दैट मोमेंट की होती है, या उस दिन की, या वो मंथ की, या वो ईयर की, और से 10 साल की होगी,
और ज्यादा से ज्यादा लाइफ की होगी, लेकिन वो लाइफ के आगे का और पीछे का वी डोंट नो। दैट्स व्हाई हम जजमेंट पे पहुंच जाते हैं कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। अदरवाइज नेचर में कभी इनजस्टिस नहीं होता है। ओके, सो दैट इज द थिंग, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड्स डाइवर्सिटी विदाउट एनी एडप्शन। तो कोई एडप्शन के बिना डाइवर्सिटी हो गई, जैसे कि वो रेड में से ब्लू आ गए, तो भाई वो तो ब्लू आए तो बचेंगे नहीं भाई, वो तो ब्लू को भी खाएंगे, कौवे तो ब्लू को भी खाएंगे। तो कोई एडवांटेज तो हुआ नहीं। जरूरी नहीं है कि हर बार जो चेंज हो उससे एडवांटेज ही हो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि जो भी चेंज आए वो एडवांटेजियस हो, नॉन एडवांटेजियस भी हो सकते हैं। तो दो मेथड है पॉपुलेशन बढ़ाने के, दैट इज नेचुरल और जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड? ओके, मतलब कि लाइफ टाइम में जो हम ट्रेट्स इकट्ठा कर रहे हैं वो सारे के सारे इनहेरिट हो जाते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग में? नहीं होते, सारे के सारे नहीं होते। जैसे कि मैं बॉडी बिल्डिंग बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, एकदम मतलब एकदम फिट हो गया, ओके, और फिर मेरा चाइल्ड आया, तो क्या वो ऐसे बॉडी बनाया हुआ ही आएगा? वो तो नेचुरली आएगा ना, जैसा आना चाहिए। ओके, उसकी थोड़ी मसल ये सब बना हुआ होगा। ओके, सो हाँ, जो मेंटालिटी होती है वो अंदर होगी। जैसे कि मैं कॉन्शियस इनफ हूं कि भाई हेल्थ में कॉन्शियस रहना चाहिए, ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए, वो जो कॉन्शियसनेस है वो ट्रेट्स बन के उसमें आएगी। बट अभी मेरा जो बॉडी है, जो भी है, वो डिट्टो अंदर नहीं चला जाएगा। ओके, तो वही चीज बता रहे हैं, वही क्वेश्चन पूछा है कि ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल मे नॉट बी इनहेरिटेड बिकॉज दे मे चेंज, दे मे बी changes in non-reproductive tissues which cannot be passed on to the DNA of the germ cells and hence cannot be passed on its progeny। मतलब कि ये जो चेंज हो रहा है वो चेंज कैसा है, हमारे जब रिप्रोडक्शन एक्टिविटी होती है तो हमारे जो गोनाड्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे सेक्स सेल्स होते हैं, उसी में तो डीएनए पास होगा सब कुछ, ओके, लेकिन हमारा कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अंदर पास ऑन ही नहीं हुआ। भाई हमने देखा है बायोलॉजी, इसके पहले का तो सारे चैप्टर पढ़ लिए, तो भाई सपोज हाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मदर में से आई, तो फादर की हाइट की कैरेक्टरिस्टिक का कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो छूट गया। अब कुछ भी हो, कोई लागू नहीं पड़ेगा उनकी हाइट कैसी है क्या है, क्योंकि हाइट वाला जो क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो हाइट वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो मदर के पास से आ गई, तो इनका कोई काम नहीं है फिर। ओके, सपोज कलर वाली, फेस कलर वाली कैरेक्टरिस्टिक, सपोज स्किन कलर, मतलब स्किन कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स फादर से आ गई, तो मदर का कुछ काम नहीं है, मतलब कुछ काम नहीं इन द सेंस मदर के पर्टिकुलरली वो पैर का कुछ काम नहीं होगा। तो वही बोल रहे हैं कि भाई ये लिखा हुआ है ना, बिकॉज दे मे बी चेंजेस इन नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यू, जो रिप्रोडक्शन में अलाउ नहीं है उसमें अगर कोई चेंज आया होगा तो फिर कहां से वो इनहेरिट होंगे? प्रोजेनी में। वही चीज बताई गई है, समझ में आया? प्रोजेनी मतलब क्या? ऑफस्प्रिंग को ही प्रोजेनी। सर मतलब जैसे हम अभी से हैबिट बनाए तो वो तो नहीं जाएगी ना चाइल्ड को। देखो अभी मैं आपने जैसे बोला बॉडी बिल्डिंग का, तो आप पहले से तो नहीं थे ना, अभी से आपने शुरू किया, तो नहीं सपोज ऐसा, हाँ बोल दो पहले, हाँ बोलो। ऐसे ही तो चाइल्ड पे थोड़ी ही आएगा, उसकी तो वैरायटीज होंगी ना। करेक्ट, तो इसका आंसर है, देखो अभी एक्चुअली मैं भी 15 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, ओके, किसका? इसी का, कि चाइल्ड पे क्या क्या आएगा, ओके, जिसको हम हमारे स्क्रिप्चर्स की लैंग्वेज में, हमारे स्क्रिप्चर्स में और हमारे वेदांत में और उसमें कितने 16 संस्कार लिखे हुए हैं। तो 16 संस्कार में से पहला संस्कार होता है गर्भ संस्कार, मतलब जब रिप्रोडक्शन हो जाए, मतलब कंसीव हो जाए, जो हमारा एम्ब्रियो बन जाए, फोइटस एम्ब्रियो वो बन जाए, फिर 9 मंथ अंदर प्रेग्नेंट रहेंगे मदर, तो वो एक पहला संस्कार है। मतलब तब से स्टार्ट करके तुम पूरे 9 मंथ जब तक गर्भ में है तब तक तुम क्या बोल रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुम मतलब पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स, ओके। मेजरली मदर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि फादर का कोई रोल नहीं है, फादर का भी रोल है, ओके। तो दोनों क्या कर रहे हैं, वो एक संस्कार है जिसके ऊपर पूरे के पूरे स्क्रिप्चर्स है हमारे हिस्ट्री में।
वो पहला संस्कार है ह्यूमन लाइफ का, गर्भ संस्कार। और फिर वैसे सारे संस्कार होते हैं एंड लास्ट में 16 वाला संस्कार होता है कौन सा? अंतिम संस्कार। ओके, तो वो अंतिम मतलब लास्ट, अंतिम संस्कार, तो वो भी एक संस्कार है कि मतलब जो मदर के वुम्ब में से हमारा बर्थ हुआ था, वहां से लेकर के जब हमारी 9 महीने अंदर अपब्रिंगिंग हुई, फिर बाहर हमारी अपब्रिंगिंग हुई जब हम बहुत छोटे थे, चाइल्डहुड में थे, वहां से लेकर के तुम्हारी उम्र तक, सपोज 13 एज की उम्र तक, फिर टीन एज 18 इयर्स की उम्र तक, फिर जब हम यंग होने के बाद एडल्ट के बाद मैरिज हुए, मैरिज के बाद हमारी ऑफस्प्रिंग आई, फिर हम थोड़े बड़े एडल्टहुड में चले गए एंड देन हम चले गए ओल्ड एज में। ओल्ड एज के बाद जब लास्ट में डेथ होती है, तब जब सारा जो रिचुअल्स और जो भी कुछ करना होता है उसको बोला जाता है। तो ये देखो कितना अंतिम संस्कार, मतलब लास्ट, पूरी जिंदगी ये सारे रिचुअल्स किए, स्टार्टिंग से रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे आने से पहले रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जाने के बाद भी थोड़े बहुत दिन रिचुअल्स होते रहते हैं। थोड़े बहुत दिन क्या, 1 साल भी, 5 साल भी, कभी जब भी हमें प्रे करने का ऐसा मौका मिले तो हम करते हैं हमारे बिलोव्ड के लिए। ओके, सो ये सारे संस्कार है। तो आ जाते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पे कि हाँ, पूरा का पूरा नहीं जाएगा, बट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स अगेन कि अगर देखा जाए तो अभी का तो छोड़ो या तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी तुम्हारे ऑफस्प्रिंग में आएगी। मतलब जैसे तुम्हारा डॉटर सन है तो उसकी सपोज नाक तुम्हारी दादी माँ जैसी है, ऐसा भी हो सकता है। इतना डीएनए इतना लिंक्ड है। ओके, तो इतना ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स लंबी चलती है। ओके, मतलब हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन नहीं कर सकते, उतनी लंबी कैरेक्टरिस्टिक चलती है। लेकिन सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कब चलती है? जो प्रेगनेंसी, जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो उससे 3 मंथ बिफोर की। जो एग सेल बनता है और जो स्पर्म होता है, वो बनने के टाइम से जो भी एक्टिविटी हमारा, 3 टाइप से हम एक्टिविटी करते हैं। एक तो ऐसे मैंने सपोज किसी को वेल गुड विश दिया, पढ़ा रहा हूं तो ये एक्टिविटी है। देन एक एक्टिविटी होती है बोलना, और एक जो दिखाई ना दे वो एक्टिविटी होती है सोचना, मेंटल। ओके, जिसे हम बोलते हैं मन, वचन और काया। ओके, तो मन जो अंदर से, वचन मतलब जो हम बोल रहे हैं, काया मतलब जो हम बॉडी से जो करते हैं, काया बोलते हैं इसे, उससे जो करते हैं वो तीनों 3 से जो करते हैं एटलीस्ट फॉर लास्ट 90 डेज, वो मेजरली होता है। और थोड़ा तो हो मतलब बोल नहीं सकते, उतनी लंबी प्रोजेनी हमारे अंदर होती है। ओके, आ गया समझ में? ओके, चलो नेक्स्ट, व्हाई आर द स्मॉल नंबर्स ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीनेटिक्स? मतलब कि थोड़े ही टाइगर रह जाते हैं, वो कॉज ऑफ वरी क्यों है? ये तो पहले की बात है, अभी तो हो गए हैं, हमने पढ़ लिया है ये सब। तो okay, the small numbers of surviving tigers is a cause of worry from the point of view genetics, because if they become extinct, अगर खत्म हो गए तो क्या होगा? तो खत्म, फिर तो टाइगर ही नहीं आएंगे। Then the genes of the species will be lost forever, just like dinosaur, lost हो गए। Okay, there will be no chance of getting the species back again to life in future. Again, nothing is impossible, लेकिन again फिर टाइगर आने में करोड़ों साल लग जाएंगे। मे बी यहाँ पे ना आए, किसी और प्लेनेट पे आए, ओके, अर्थ पे ना आए, क्योंकि अब तो इतने मिलियंस एंड करोड़ इयर्स के बाद तो हम ये इवोल्यूशन पे पहुंचे। अब यहाँ से इवोल्यूशन होगा तो हम आगे ही बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, सो इसीलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ओके, कि भाई चला गया, लॉस्ट हो गया, तो फिर वापस आएंगे नहीं। टाइगर हमने हमेशा के लिए खो दिए, जैसे कि डायनासोर जैसे, तो इसीलिए हमें सेव करना चाहिए। ये एक वरी का पॉइंट ऑफ व्यू है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनते हैं, व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू राइज ऑफ अ न्यू स्पीसीज? तो नए स्पीसीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है? सो दैट इज द जीन फ्लो, जो हमारे डीएनए एक में से दूसरे में से तीसरे में से जाते हैं, तीसरे में मतलब ऑफस्प्रिंग जनरेशंस में। जीनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब कि जीन तो जाता ही है, लेकिन ड्रिफ्ट क्यों होगा भाई? अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल सिचुएशंस, हमारी नीड, हमारी विश, उसके अकॉर्डिंगली जो जाता है वो मेजर है।
जैसे कि वो अगेन इंसेक्ट्स वाला एग्जांपल कि भाई रेड रेड हो रहे हैं, और अब एनवायरनमेंट नेचुरली हुआ लेकिन ये ड्रिफ्ट हुआ, क्यों? क्योंकि भाई जिंदा रहना है, तो नेचर ने हेल्प की कि भाई तू जिंदा रहे, अभी है तेरा टाइम अर्थ पे, लाइक दैट। ओके, सो जीनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन जैसे वही एग्जांपल, एंड देन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जैसे वो माउंटेन वाला बताया था कि कहीं पे आइसोलेशन में चले गए वो कहीं पे आइसोलेशन में चले गए, तो जब तक वो लोग की स्पीसीज है तब तक ठीक है, लेकिन ऐसा समझो आइसोलेशन में चले गए और वो वहां का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, कुछ मतलब वो एडजस्ट ही नहीं कर पाए और सारे के सारे मर गए, तो गया काम वहां पे वो एरिया में, फिर वो स्पीसीज तो गए। ओके, सो दैट इज देयर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नाम भी लिखने हैं, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। देन will geographical isolations be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species? Why or why not? तो ये आंसर ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? देखो, no, geographical isolations will not be a major factor in the speciation of a self-pollinating plant species. Self-pollinating again तुम लोग को पता ही है, ओके, जो खुद ब खुद पॉलिनेट हो जाते हैं वहीं से। So self-pollinating plant species because single parent, ये तो asexual reproduction है ना, sexual reproduction थोड़ी है, तो single parent is involved in it. There is no gene flow between two geographically isolated population. मतलब जो जियोग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है उनमें भी जीन फ्लो होता है। जैसे कि समझ लो कि माउंटेन हमने बनाए थे, तो ये एक माउंटेन सपोज इंडिया का है और बीच में रिवर जा रही है और फिर वो साइड चाइना का आ गया, तो भाई इंडिया में तो बर्फ उतनी ज्यादा नहीं गिर रही जितनी चाइना में गिर रही है। अब यहाँ एक पॉपुलेशन है, वहां एक पॉपुलेशन है, अभी तो अगर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करवाई तो सेम जैसा ही होगा, क्योंकि अभी तो सेम जैसा है, लेकिन सपोज लाखों सालों बाद यहाँ की स्पीसीज भी जिंदा है, वहां की स्पीसीज भी जिंदा है, अब जाके वो दोनों मिले, कैसे भी करके मिल गए। ओके, जैसे अभी लास्ट बर्थडे पे नरेंद्र मोदी जी टाइगर लाए थे फॉरेन से, ओके, सो वो फॉरेन से लाए, फॉरेन से लाके इंडिया में छोड़ दिए, अब वो लोग यहाँ रिप्रोडक्शन एक्टिविटी करेंगे, तो वहां का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है टाइगर्स का, वो टाइगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ के टाइगर्स में आ जाएगी। ओके, तो धीरे धीरे ऐसा कुछ कर, ये हमने किया। ओके, नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है, तो ये होने की वजह से, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिफरेंट जनरेशन मिल गई वापस। ओके, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज नो जीन फ्लो बिटवीन 2 जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, मतलब एक जैसे इंडिया में आइसोलेट हो गया, दूसरा चाइना में आइसोलेट हो गया, लाखों हजारों सालों बाद शायद वो लोग मिल गए। अब जो नई जनरेशन आएगी, अब इतने साल जो चले, तो इंडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो गई, चाइना वालों की अलग हो गई, लेकिन अब जब मिलेंगे तो अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी, उस टाइम के लिए नहीं लगेगी। इस टाइम की कंपेयर करें तो बोलेंगे ये तो इंडिया वाले जैसा है थोड़ा, और थोड़ा चाइना वाले जैसा है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया वाले और चाइना वाले तब तो है ही नहीं इंडिविजुअली, अब तो वो अलग ही स्पीसीज बन गई है, तो बोलेंगे ये तो नया ही है कुछ, ऐसा तो पहले था ही नहीं। समझे? Next, will geographical isolation be a major factor in the speciation of an organism that reproduce asexually? Why or why not? Again, asexually है, geographical में asexually आया, अभी जैसे self pollinating था asexual, यहाँ पर भी asexual। भाई 2 पेरेंट होंगे तभी तो जीन फ्लो होगा, एक ही है तो क्या करना है उसका? तो सिंपल आंसर, नो, geographically isolation will not be a major factor। फैक्टर तो है बट मेजर फैक्टर उसके लिए नहीं होगा। ऐसे स्पेशिएशन दैट रिप्रोड्यूस asexually because single parent is involved, वही सेम डिट्टो कॉपी मार दिया, देखो, because single parent is involved in asexual due to which variations are not formed। ये थोड़ा अलग है, सेम ही है, थोड़ा समझ में आया? ओके, चलो, हाँ रुको मैं करता हूँ क्वेश्चन आंसर। अच्छा, हाँ, उसी में मतलब हमारी जो थियरी है उसी में हम समझते हैं। So give an example of characteristics being used to determine how close 2 species are in evolutionary terms। एग्जाम्पल से बताओ कि कोई कितना क्लोज हो सकता है। देखो, होमोलोगस ऑर्गन्स मतलब क्या था, स्ट्रक्चरली सेम, फंक्शनली डिफरेंट।
are the characteristics being used to determine two species are close in evolutionary terms. मतलब अगर homologous organ हमने देख लिए जिनके स्ट्रक्चर सेम है, ओके, तो हम मान सकते हैं कि लाखों साल पहले जाए तो वो एक ही स्पीसीज में से ये दो आए हैं। जैसे मैंने पहले ही स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया मंकी एंड ह्यूमन, तो तुम देखोगे तो हमारा मुंह, उनका मुंह, चिंपांजी बोलते हैं जनरली, मंकी बाद में, चिंपांजी जो जनरेशन, हाँ चिंपांजी, तो जैसे मुंह है, बैठने का स्टाइल है, चलने का स्टाइल है, ऐसे ऐसे करके चलते, फिर ऐसे खड़े हो गए तो ह्यूमन आ गए। नहीं तो पहले 4 पैर थे, फिर 4 पैर पे ना चल के 2 पैर पे चलने लगे, फिर ऐसे ऐसे 2 पैर पे चलते थे, फिर ऐसे खड़े हुए वो फिगर देखी होगी। तो बोलो ना मुझे एक्टिंग करवा रहे। ओके चलो, तो वैसे वो जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे जो पूर्वज बोलेंगे ना, एंसेस्टर बोलेंगे, वो एक होंगे। लेकिन मतलब कब तक? 200 साल पहले? नहीं भाई, लाखों करोड़ों सालों, कितने सालों हो गए, सालों हो गए। ओके, तब जाके हम यहाँ पहुंचे हैं। ओके सर, एनालॉगस में भी तो बोल ही सकते हैं ना, क्योंकि वो फंक्शन सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही अलग है। तो लेकिन हमें पता नहीं चलेगा ना, स्ट्रक्चर तो कितने सारे लोगों के अलग हो सकते हैं और फंक्शन सेम हो सकते हैं। जैसे कि व्हेल एंड ह्यूमन, फिश और ह्यूमन से, तो फिश का स्ट्रक्चर अलग, ह्यूमन का स्ट्रक्चर अलग। अब शायद वो भी पानी में तैर सकती है और हमने भी स्विमिंग सीख ली, हम भी पानी में तैर रहे हैं, बट हम कंपेयर नहीं कर सकते कि उसके और हमारे एंसेस्टर एक है। ओके, लेकिन अगेन चैप्टर में अगर तुम देखोगे, डीप डाउन जाओगे, तो एकदम मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ की स्टार्ट करे, ओके, तो वो सबके लिए एक ही है, एक ही सबके लिए, सारे एनिमल, सारे बर्ड, ह्यूमन बीइंग, सब कोई एक में से आया हुआ है। एंड दैट इज यूनिसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर भी नहीं, वो भी बाद में, मल्टीसेल्युलर भी बाद में। प्लेनेरिया की तुम्हें फिगर दी हुई है, प्लेनेरिया, तो वो प्लेनेरिया है। ओके, वो वर्म जैसा दिख रहा है तुम्हें। अरे आगे के चैप्टर में पहुंच गए। इसमें है, इसमें नहीं, इसमें भी है, लेकिन ये तो ये जो प्लेनेरिया है, वो प्लेनेरिया में तुम्हें दिख रहा हो, ये, हाँ ये, तो वो आंख दिख रही होगी तुम्हें, लेकिन वो एक्चुअली आंख नहीं है। प्लेनेरिया में वो जो तुम्हें स्पॉट्स दिख रहे हैं, उससे सिर्फ पता चलता है कि यहाँ पे लाइट ज्यादा है और यहाँ पे लाइट कम है, वो देख नहीं सकता वहां। ओके, फिर उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर जाके आंख बनी। अब सोचो, कोई बनाने आया था? नहीं, नेचर के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ है ही नहीं। अगर बहुत डीप डाउन जाना हो तो हम तो इसमें इतना डीप जा सकते हैं, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, लेकिन नेचर देखो, ये इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हम नेचर के अकॉर्डेंस में, नेचर के साथ साथ, नेचर को, गॉड को, नेचर को साथ रख के चलेंगे तो सोचो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होगी। ओके, सारा सपोर्ट मिल रहा है तुम्हें, क्योंकि कितने भी लोग, कोई भी तुम्हारे अपोज में हो, सबसे बड़े लोग हमारे साथ है, तो जीत तो हमारी ही पक्की है। बट हमें फिर हम गलती करेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, लाइक दैट। चलो, सो वही है होमोलोगस ऑर्गन्स वाली एग्जाम्पल दिखे हुए ही है। देखो यहाँ पर कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्स ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस इज सिमिलर। बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, ओके, दो इट हैज बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो होमोलोगस में वही तो होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन फंक्शन सारे डिफरेंट है, तो वही उसका एग्जाम्पल है। देन कैन द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई एंड the wing of a bat he considered homologous organs? Why or why not? तो homologous नहीं है, उसकी एग्जाम्पल में तो हमने देखा था, एनालॉगस के ही एग्जाम्पल में हमने देखा था, ये दो तो थे ही नहीं। वहां पर तो हमने लिया था फ्रॉग, बर्ड्स, ह्यूमंस एंड लिजर्ड, वो लिए थे एग्जाम्पल होमोलोगस में। ये लोग तो इसके एग्जाम्पल में थे, क्या, एनालॉगस में। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बताया था कि बैट की एक ही फिंगर में से सारा पूरा फेदर बन रहा है, विंग बन रहा है और उसके साथ वो उड़ रहा है। लेकिन बर्ड के केस में ऐसा नहीं है, 5 फिंगर्स में से सब कुछ बन रहा है और फिर वो उड़ रहा है। ओके, सो नो, ऑब्वियसली they are not considered homologous organs because the wing of a butterfly and the
the wing of a bat are similar in functions. Function same है, structure same नहीं है. But the design of two wings, their structures, components are very different. So they can be considered as analogous organs and not homologous. ये तुम्हें दी हुई है. कहाँ ये इतनी सारी और कहाँ ये 2-3. ओके, सो बेस्ड ऑन, तुम्हें ड्रॉ करनी नहीं है, सिर्फ लिखना ही है, समझने के लिए फिगर दी हुई है. ओके चलो. फिर आ जाते हैं फोसाइल्स पे. जैसे हमने बात की थी डिग्रेडेशन वाली, थियरी के अकॉर्डिंगली है, यही थियरी है और यही क्वेश्चन है. What are the fossils? What do they tell us about the process of evolution? Fossils are of the remains or say impressions of the dead animals and plants that lived in the past. Fossils वही है, remains है उनके, अभी भी remains है. Degrade हो गए तो remain कहाँ है फिर? Okay. Fossils are the direct evidence of evolution. If the fossils are found closer to the surface, then they are more recent than the fossil found in deeper layers. मतलब deeper layer, जैसे हमने नर्मदा वैली की बात की, तो वो डीपर लेयर हो गया, वो वैली है पहले और एकदम नीचे, तो इसीलिए तो डायनासोर मिला. ओके, कितना पहले का मिला. बट ऐसा समझो कि हमने मतलब थोड़ी बहुत खुदाई की और कुछ मिल गया, मतलब ये हम बोलते हैं कि अभी का है, मतलब से 200 years बिफोर, 500 years बिफोर. ऐसा ही जब हम खुदाई करते हैं, नए टेम्पल्स निकलते हैं, शिवलिंग निकलते हैं. ओके, तो हम यहाँ से शिवलिंग निकले, नंदी निकला, तो फिर हम देखेंगे, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखेगा तो पता चलेगा कि भाई 500 साल पुराना टेम्पल है, 1000 साल पुराना. तो 500 और 1000 इन दिस रिस्पेक्ट तो छोटा ही टाइम पीरियड है. ओके, और डीपर में मिले वो तो बहुत पहले. ओके, समझ गए. सो one can find evolutionary relationship between the ancient and present organisms by study of fossils. We also come to know the time period of evolutionary process by studying the fossils. Why are human beings who look so different from each other in terms of size, color and looks said to belong to the same species? तो जैसे हमने होमो सेपियंस की बात की थी, डिफरेंट जगह पे गए, डिफरेंट जगह पे से भाई एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है, तो स्किन कलर, खाने का, पीने का, सारा सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहा, फंक्शन भी सेम रहा, तो ऑब्वियसली हम उनको होमो, नाम ही देखो होमो सेपियंस. ओके, all human beings look so different from each other in size, colors and looks due to the environmental factors. बोला ना कि एनवायरमेंट ही हर जगह चेंज है, तो अरे दूसरे कंट्री का छोड़ो, इंडिया का ही पकड़ो. इंडिया के में भी तुम ईस्ट ले लो और वेस्ट ले लो, नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, लोग कितने अलग अलग है ड्यू टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस. ओके, स्किन कलर देख लो, सबका अलग अलग है. ओके, कोई बहुत ज्यादा से क्या बोल सकते हैं, गोरा फेयर है. यस, ओके, बहुत ज्यादा फेयर है कोई, तो जनरली बहुत ज्यादा फेयर कौन होता है? जनरली जो ठंडे इलाके में, नॉर्थ में जो रहते हैं, हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर में चले जाओ. ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरांचल, हिमाचल, उत्तरांचल, ओके, उत्तराखंड और हिमाचल. ओके, सो वो जम्मू कश्मीर चले जाओ तो वहां के लोग और भी ज्यादा फेयर होते हैं. ओके, लाइक दैट. सो एनवायरमेंट इफेक्ट होती है. ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हाँ, तो ये तो हमने देखा साइज, कलर, लुक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. अब सपोज किसी का इंटरकास्ट मैरिज हो गया, किसी का इंटर स्टेट मैरिज हो गया, तो अब अलग अलग, जैसे अभी हमने बात की कि भाई वहाँ क्या, सपोज जम्मू कश्मीर की लड़की है और यहाँ गुजरात का लड़का है, तो भाई अब रिप्रोडक्शन होगा तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, तो उसके जितना सपोज फेयर भी ना हो, लेकिन इसके जितना फिर वो सावला भी नहीं होगा, डार्क. ओके, वो भी नहीं होगा, मतलब दोनों का एवरेज जैसे बन के आएगा. सो अच्छी बात है कि अब गुजरात में भी अब देखो एक अलग हो गया कि भाई ये गुजरात के लोगों से तो थोड़ा बहुत आगे, तो ये कहाँ से आ गया भाई रिप्रोडक्शन एक्टिविटी में चेंज हो गया था. ओके, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स ड्यूरिंग दी रिप्रोडक्शन. समझ में आया? So that's why it is so important. That's why हम कैसा पार्टनर चूज करते हैं is so important. Okay. So ये तो हो गई कि फिजिकली ऑपोजिट के बात. ओके, बट
अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर तुम, जैसे हमने मन वचन काया भी बोला ना, तो ये तो सिर्फ काया की बात हुई, ओके। वचन भी अलग और मन भी अलग, ओके, और सोचने का तरीका सब कुछ अलग अलग। अब उनको तुम इकट्ठा करो, सोचो कितने वेरिएशन आ गई एक ही बॉडी में, मतलब कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, ओके। एक की स्किल है 50 और दूसरे की 50 स्किल है, तो 100 स्किल वाला ऑफस्प्रिंग आ गया, ओके। तो कितना वेरिएशन आ गया, बट जनरली ऐसा कोई कुछ दिखता है, स्कूल में पढ़ते हैं और तक भूल जाते हैं। लेकिन देखना चाहिए, देखना चाहिए एटलीस्ट, भले ही काया ना देखो, मन वचन देखना चाहिए, ओके। क्योंकि मन वचन से ही फिर काया आती है, ओके। सो क्या है क्या नहीं है, अपब्रिंगिंग कैसी है, थॉट प्रोसेस कैसी है, देखो डिफरेंस जितने होने चाहिए, एट द सेम टाइम तुम कितना झेल सकते हो वो भी तो है। तुम बहुत कुछ, तुमने सारी वैरायटी ले आए, एकदम डिफरेंट ले आए, तो बोले रोटी लाओ, रोटी हम नहीं खाते, चावल लाओ। बोले चावल लाओ, बोले चावल वाला कौन खाता है, रोटी लाओ। तो एकदम ही डिफरेंट में आ गए, ओके। दाल लाओ, दाल बाल नहीं, सांभर लाओ, तो एकदम ही डिफरेंट में आ गए। अब तुम झेल सकते हो तो इतने वेरिएशंस पे जाओ, ओके। और अगर नहीं तो फिर नहीं, ओके, इट्स अप टू अस। और ये लगता है हम तो हंस लेते हैं अभी। इट्स अ टफ सिचुएशन। मतलब ऐसा नहीं है टफ, वी नीड नॉलेज, उसका भी एक अलग नॉलेज है, कब क्या बोलना, सुनना, समझना, ओके। तो वो एक अलग नॉलेज है, वो भी हमें पता होना चाहिए। ये नॉलेज है तो हम कैसे बाकी सब पता है, वैसे ये भी एक नॉलेज है, वो पता होना चाहिए, तब जाके फिर इतने ज्यादा डिफरेंस होंगे तो भी एकदम बेस्ट होगा। बेस्ट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गौरी शंकर का एग्जांपल लेते हैं। ये देखो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, शिव जी हिमालय में पहाड़ में रहने वाले, और माता जी तो महलों में रहने वाले, ओके। कोई खाने पीने की किसी को कुछ पड़ी नहीं है, उनको तो पकवान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ओके। वो सब कुछ अकेले ही सब कुछ कर लेते, सब कुछ पहनने के लिए से लेके सब कुछ, कितना एकदम सब कुछ 100 मान लो तो 100 आउट ऑफ 100 डिफरेंट है, सेम कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो। फिर भी बेस्ट है, फिर भी बेस्ट है, सोचो तो वहां कितने फिर ऐसे आए होंगे, और फिर वहां कितने नॉलेज चाहिए उसको सस्टेन करने के लिए, वहां कितनी नॉलेज चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस भी तो होना चाहिए। नॉलेज है और पेशेंस नहीं है तो भी काम नहीं होना, वो पेशेंस भी होना चाहिए कि हाँ रुको अभी कुछ बोलना नहीं है, हम नहीं, मैंने क्या किया है, हम तो बोलने वाले हैं, तो ना हो पाएगा, ओके। सो दैट इज द थिंग। In evolutionary terms, can we say which among the bacteria, spiders, fish and chimpanzees have a better body design? Why or why not? तो किनकी better body design है? तो भाई हमें हमारी better है, तो हमसे related कौन है? वही। In evolutionary terms, we can say that chimpanzees have a better developed body design among remaining three because chimpanzees are highly complex as compared to the remaining three. किसके? बैक्टीरिया एंड स्पाइडर से। तो बैक्टीरिया तो एकदम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, स्पाइडर थोड़े उनसे तो अप लेवल पे अपग्रेड कर दिए, और देन फिश, तो फिश तो स्पाइडर से भी अपग्रेडेड वर्जन है, ओके। एंड देन चिंपांजी तो सबसे ज्यादा, ओके, तीनों से सबसे आगे। सो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो तुम्हें डिट्टो आंसर पता हो ना हो नहीं लिख ही देना है, तुम्हें पता ही है, और मार्क्स मिलेंगे तुम्हें खुद के। ये देखो, ये आंसर तुम्हें ना पता हो तो भी तुम लिख सकते हो, ऑब्वियसली। ये नो लिखना है, वहीं पे मार्क्स मिलेगा, या चिंपांजी लिखना है, ओके, कि भाई जियोग्राफिकल जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो भाई नो भाई बेसिक नहीं है, क्यों, सेल्फ पॉलिनेशन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो कैसे होगा? बेसिक पता होगा तो तुम पूरा आंसर लिख दो, मार्क्स मिल जाएगा, तो खुद ही लिख के, हाँ मिलेगा मार्क्स, बट उसके रिलेटेड होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की, यहाँ पे सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई बात ही नहीं, हम वो यहाँ वर्ड यहाँ पे आ गया गलती से भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, तो भाई वो यहाँ कैसे आया?
हाँ। क्वेश्चन का आंसर का रिलेशन क्या है। ओके, तो कौन सी चीज कहाँ लिखनी है वो तुम्हें पता होना चाहिए। आंसर तो तुम्हें पता ही होते हैं। ओके, सो ये Exercise। हमारे इंटेक्स्ट के हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम कल देखेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज के इतने ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, हाँ। थोड़े ही है। ओके, और इसमें भी ये आगे तो ये तो उसमें से है, डाइजेस्ट में से। हेरिडिटी में से, डाइजेस्ट में से ही है। हाँ। ओके, तो दिस वी विल कंप्लीट एंड देन वी विल कंटिन्यू एसएसटी। और तुम वो देख लेना वीडियो जो बाकी बच गए हैं मैथ्स के और साइंस का पूरा चैप्टर। ओके, फिफ्थ चैप्टर मैथ्स के कंस्ट्रक्शन। ओके, कंस्ट्रक्शन इसके जैसा ही है और फिफ्थ चैप्टर भी मार्क्स जाने नहीं चाहिए, बहुत ही इजी है। इन लोग को पूछना क्या हुआ क्या नहीं। ओके, और अभी हो सके तब तक जब चल रहा है तब छुट्टियां ना लगाओ, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन और वो इतना इम्पोर्टेंट चल रहा था, तुमने छुट्टियां लगाई तो गया ना वो पढ़ने का। पढ़ लेना वो वीडियो में से, फिर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, हाँ मोस्टली मैं आज रात को ही तुम्हें मैसेज कर दूंगा, या फिर सुबह उठ के तुम मैसेज देख के तुरंत आ जाना फिर।